दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के क्रम में हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें हम सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास खंड में यूनानी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल तथा गुप्त और गुप्तोत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों प्रश्नों को सॉल्व करने के क्रम में हम उसकी व्याख्या भी करते चलेंगे, ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और उस क्रम में कुछ अन्य नए तथ्यों को भी जान सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। दोस्तों पहला प्रश्न यूनानी आक्रमण से है। देखिए प्रश्न है कि पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। तो यहाँ पर देखिए 4 कारण दिए गए हैं, इसमें से आपको सही कूट के आधार पर उत्तर बताना है। देखिए उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर की सफलता का कारण जो है वो है कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी और उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। तो 1, 2 और 3 आपका सही है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और इस प्रश्न की व्याख्या आप देख लीजिए दोस्तों। सिकंदर की पश्चिमोत्तर भारत में सफलता के जो कारण थे उसमें पहले 3 कारण सही हैं। डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी ने उस समय यहाँ 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है, यानी कि उस समय पश्चिमोत्तर भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी और उसकी सेना निसंदेह श्रेष्ठ थी। आम्भी जैसे तमाम देशद्रोही भारतीय शासकों ने उसे सहयोग दिया, फिर भी भारत की विजय में उसके अच्छे प्रशासक होने का कोई योगदान नहीं था। अगला प्रश्न है दोस्तों, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। ऑप्शन है आपके आम्भी, पुरु या पोरस, चंद्रगुप्त मौर्य या महापद्म नंद। तो आप सभी साथी जानते हैं पुरु या पोरस को दोस्तों सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। दोस्तों आप जान लीजिए कि पुरु या पोरस का राज्य झेलम और चिनाब नदी के बीच बसा हुआ था। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया, लेकिन उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया और उसे अपना राज्य और कुछ नए इलाके प्रदान किए थे। यूनानी आक्रमण के बाद आइए मौर्य साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था। ये प्रमाणित होता है ग्रीक विवरण से, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से, जैन परंपरा से या अशोक के स्तंभ लेख 2 से। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था। ये रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से प्रमाणित होता है। और आप जान लीजिए कि रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में दोस्तों आनर्त और सौराष्ट्र यानी गुजरात प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के लिए बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है। इससे ये सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का ये भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? ऑप्शन देखिए नैनीताल, पौड़ी, टिहरी या कालसी। तो सही उत्तर है कालसी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों कालसी उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति मिली है। कालसी जो है उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। यहाँ से अशोक का शिलालेख मिला है, इसलिए कालसी का ऐतिहासिक महत्व है। अगला प्रश्न है दोस्तों, टालेमी फिलाडेल्फस तुर्मय जिसके साथ अशोक के राजनय या कूटनीतिक संबंध थे, कहाँ का शासक था? तो ऑप्शन देखिए साइरोन, मिस्र, मकदूनिया या सीरिया। तो सही उत्तर है मिस्र। दोस्तों मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से ये पता चलता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं एंटियोक यानी एंटियोकस द्वितीय सीरिया का शासक था। तुर्मय या तुलमय टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ये मिस्र का राजा था।
एंटिकनी या एनिकिनी ये एंटीगोनस गोनातास मकदूनिया का राजा था और मग जो है साइरिन का शासक था। अलेक्सुंदर या अलेक्जेंडर एपाइरस या एपीरस का राजा था, उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। तो टालमी फिलाडेल्फस तुर्मे जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, ये मिस्र का शासक था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? ऑप्शन देखिए, अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, मेगास्थनीज की इंडिका या वायु पुराण। तो सही उत्तर है मेगास्थनीज की इंडिका। दोस्तों, मेगास्थनीज की इंडिका में वर्णित है कि भारत में दास्ता या दास प्रथा नहीं थी। और आप जान लीजिए कि मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया, जिसमें कि दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री थे। और मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता। उसके अनुसार मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति के बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न पेशा या व्यवसाय अपना सकता था। अगला प्रश्न है, इंडिका का मूल लेखक कौन था? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नियार्कस, मेगास्थनीज, प्लूटार्क या डायोडोरस? तो सही उत्तर है इंडिका का मूल लेखक मेगास्थनीज था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? जातक, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य या अर्थशास्त्र में? तो सही उत्तर है मनुस्मृति में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, मनुस्मृति में उल्लेख है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो, विडोवर यानी जो है विधुर, पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा जिस स्त्री का पति मर गया हो यानी विडव को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। तो याद रखिएगा, मनुस्मृति में जो है पुनर्विवाह वर्जित था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर देखिए, चंद्रगुप्त जो है इसका जो सुमेलन है सैंड्रोकोटस से। बिंदुसार, तो आप जान लीजिए बिंदुसार जो है इसको अमित्र घात भी कहा जाता है। और अशोक को प्रियदर्शी और चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो सही सुमेलन आपका क्या हो जाएगा? 2 3 1 4। तो यहाँ पर उत्तर देखिए, 2 3 1 4 ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और आप देख लीजिए दोस्तों, यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा है। विलियम जोन्स ने सबसे पहले सैंड्रोकोटस की पहचान भारतीय ग्रंथों में उल्लिखित चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। ये पहचान भारतीय इतिहास के तिथिक्रम की आधारशिला बन गई है। और यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रो के डीज कहा है। और विद्वानों के अनुसार अमित्रो के डीज का संस्कृत रूप अमित्र घात यानी शत्रुओं का नाश करने वाला है। और मौर्य सम्राट अशोक को प्रियदर्शी यानी देवनाम प्रियदर्शी से संबोधित किया गया है, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य का एक नाम विष्णुगुप्त भी था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईसवी सन के पूर्व। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था? तो यहाँ पर देखिए, महापद्म नंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और रुद्रदामन, इनमें से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था? तो सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने। तो 2 और 3 आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, आप जान लीजिए, ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई और अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में इससे नहरें निकाली। शक शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन है। रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत कराई थी। हालांकि रुद्रदामन का ये कार्य 2री शताब्दी ईस्वी का था, इसलिए उत्तर में ईस्वी सन के पूर्व की शताब्दियों के संदर्भ में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का नाम ही रहेगा। लेकिन शक शासक रुद्रदामन का नाम भी गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। इसका समय ईस्वी सन के बाद का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो उत्तर है 305 ईसा पूर्व में। दोस्तों, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के प्रशासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को लगभग 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था। अब आइए मौर्योत्तर काल से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं।
देखिए शक संवत कब प्रारंभ किया गया था? 58 ईस्वी, 78 ईस्वी, 320 ईस्वी या 606 ईस्वी? तो याद रखिएगा 78 ईस्वी में दोस्तों शक संवत प्रारंभ किया गया था। जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य जो है 57 ईसा पूर्व के उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवत में शकों ने पराजित किया और इस उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था। इस प्रकार इनकी प्रारंभिक तिथि 135 माइनस 57 यानी 58 ईस्वी आती है और अधिकांश इतिहासकारों ने कुषाण शासक कनिष्क को इसका प्रवर्तक माना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है आपको बताना है। 57 वर्ष, 78 वर्ष, 135 वर्ष या 320 वर्ष? तो याद रखिएगा 135 ईयर्स यानी 135 वर्ष। दोस्तों वर्तमान में तिथि और वर्ष के लिए ग्रिगोरियन कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है जो कि विश्वव्यापी है। वर्तमान कैलेंडर से 57 जोड़ देने पर विक्रम संवत जिसका प्रारंभ 57 ईसा पूर्व में और 78 घटा देने पर शक संवत जो है प्राप्त होता है, यानी शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ था। वर्तमान वर्ष में 2023 में विक्रम संवत 2023 प्लस 57 2080 और शक संवत यानी 2023 माइनस 78 1945 हो जाएगा। तो विक्रम संवत और शक संवत में कुल 135 वर्ष का अंतर है। अगला प्रश्न है, किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थीं? तो गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है मौर्य वंश और कुषाण वंश दोनों की। तो यहाँ पर देखिए दो विकल्प हैं बी और सी। तो मौर्य साम्राज्य की सीमाएं अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्सों को शामिल करते हुए हिंदू कुश पर्वत तक फैली थीं और इसके बाद कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक फैली थीं। कुषाण वंश का महान शासक कनिष्क था जिसकी सीमाएं उत्तर में चीन के तुर्फान और कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक और पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक फैली हुई थीं। अगला प्रश्न है, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन था? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। तो ऑप्शन है चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट और सातवाहन। तो सही उत्तर है सातवाहन। दोस्तों इन जो विकल्पों में दिए गए राजवंश हैं उनमें सबसे पुराना राजवंश सातवाहन राजवंश है। इस वंश के संस्थापक सिमुक हैं, लेकिन कुछ स्रोतों के अनुसार लगभग 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना गया है। कुछ स्रोतों में से कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा का समकालीन जो कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी 60 ईसा पूर्व माना जाता है। तो दोस्तों चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट और सातवाहन में से सबसे पुराना सातवाहन राजवंश है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो देखिए पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमी पुत्र सातकर्णी या सुशर्मन? तो उत्तर है एका ब्राह्मण गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए प्रयुक्त हुआ है। दोस्तों शातवाहन वंश के शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी को उसकी मां गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण कहा गया है, जिसका तात्पर्य है अद्वितीय ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक। अगला प्रश्न है दोस्तों, आंध्र शातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है मत्स्य पुराण में दोस्तों आंध्र शातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन आप देखिए, कथन है कि सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ था। तो बिल्कुल सही है। और कारण है कि सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया था। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या या स्पष्टीकरण भी करता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। सातवाहन नरेश स्वयं विद्वान थे, विद्या प्रेमी और विद्वानों के आश्रयदाता थे। हाल नामक राजा ने गाथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा में श्रृंगार रस प्रधान गीति काव्य की रचना की थी। राजा हाल के दरबार में गुणाढ़ तथा सर्ववर्मन जैसे उच्च कोटि के विद्वान निवास करते थे। गुणाढ़ ने बृहत कथा नामक ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ पैसाची प्राकृत भाषा में लिखा गया था।
सर्ववर्मन ने कातंत्र नामक संस्कृत व्याकरण की रचना की। कन्हेरी के एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि एक सातवाहन रानी संस्कृत का प्रयोग करती थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि सातवाहन युग में संस्कृत और प्राकृतिक भाषाओं का विकास हुआ और सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत और अन्य लोक भाषाओं को अपनाया था। तो सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित नगरों में किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है? ऑप्शन है श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा। तो सही उत्तर है श्रावस्ती का। दोस्तों, रबतक अभिलेख अफगानिस्तान में शुर्ख कोटल के निकट रबतक नामक स्थान से वर्ष 1993 में प्राप्त किए गए। ये ग्रीक लिपि और बैक्ट्रियन भाषा में लिखे गए हैं। ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क से संबंधित हैं और इस अभिलेख में 4 शहरों के नाम उल्लिखित हैं, साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और श्री चंपा। तो इसमें श्रावस्ती का उल्लेख नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। डेमेट्रियस, तो ये हिंद यूनानी था दोस्तों, डेमेट्रियस। उसके अलावा रुद्रदामन जो है शक शासक था। गोंडोफर्नीज, तो गोंडोफर्नीज ये पहलव शासक था और विम कुषाण शासक था। देखिए 3, 4, 1 और 2, तो विकल्प देखिए 3, 4, 1 और 2, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप जान लीजिए डेमेट्रियस जो है हिंद यूनानी शासक, रुद्रदामन शक शासक, गोंडोफर्नीज पहलव वंश का शासक और विम कटफिसेस ये कुषाण वंश का शासक था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, अभिलेख और उनके शासकों का मिलान करना है। नासिक अभिलेख का संबंध गौतमी पुत्र से है, सही है। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से संबंधित है। भीतरी पुलिकेशन द्वितीय से, ये सही सुमेलित नहीं है। और गिरनार अभिलेख रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। तो भीतरी अभिलेख का संबंध किससे है? ये स्कंदगुप्त से संबंधित है भीतरी अभिलेख, न कि पुलकेशिन द्वितीय से। तो आप जान लीजिए ऑप्शन सी जो है ये आपका सही सुमेलित नहीं है, यही सही ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का शक्तिशाली शासक था। इसके विषय में सूचना इसकी माँ गौतमी बलश्री के नासिक प्रशस्ति से मिलती है। उदयगिर पहाड़ी की हाथी गुम्फा से खारवेल का एक बिना तिथि का अभिलेख मिला है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा दीक्षा, राज्याभिषेक और राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण है। भीतरी स्तंभ लेख का संबंध गुप्त शासक स्कंदगुप्त से है, जबकि पुलकेशिन द्वितीय का संबंध ऐहोल अभिलेख से है, जो कि एक प्रशस्ति के रूप में है और इसकी भाषा संस्कृत है। दोस्तों, जूनागढ़ या गिरनार से रुद्रदामन प्रथम का शक संवत 72 या 150 ईस्वी का अभिलेख प्राप्त होता है। ये प्रशस्ति के रूप में है और इसमें उसकी विजय, व्यक्तित्व, कृतियों का विवरण प्राप्त होता है। अब आइए गुप्त और गुप्तोत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका उल्लेख मिलता है? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या दारा शिकोह? तो सही उत्तर है जहांगीर। दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है और इसकी रचना समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक सचिव हरिशेण के द्वारा किया गया था। कनिंघम के अनुसार ये लेख मूलतः कौशाम्बी में खुदवाया गया था। अकबर ने इसे कौशाम्बी से मंगाकर इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज के किले में स्थापित कराया और इस पर जहांगीर का एक लेख, रानी का अभिलेख और अशोक के द्वारा कौशाम्बी के महापात्रों को संघ भेद रोकने के लिए निर्देश भी उत्कीर्ण हैं। अगला प्रश्न है, शक विजेता किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त को? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि शक विजेता किसे कहा गया है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य को। दोस्तों, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा गया है। पश्चिम भारत के अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने परास्त करके पश्चिमी भारत से शक सत्ता का उन्मूलन किया था। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक उपाधि शकार भी है और इस उपलक्ष्य में उसने चांदी के सिक्के चलाए थे। अगला प्रश्न है, रजत सिक्के या चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और इस सिक्के को गुप्त काल में रूप्यक या रूपक कहा जाता था।
चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के ही अनुकरण पर रजत मुद्राओं को उत्कीर्ण कराया था। अगला प्रश्न है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था और रजत सिक्कों को गुप्त काल में रुपयक या रूपक कहा जाता था। रजत सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था। तो याद रखिएगा, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त या कुमारगुप्त? तो सही उत्तर है कुमारगुप्त प्रथम। दोस्तों, कुमारगुप्त प्रथम का समकालीन वत्स भट्ट एक स्थानीय कवि था। उसने मालवा में मंदसौर प्रशस्ति की रचना की थी। मंदसौर प्रशस्ति कुमारगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है। और दोस्तों, इस प्रशस्ति में तंतुवाय श्रेणी संगठन का वर्णन किया गया है। साथ ही सूर्य मंदिर के वर्णन से उस नगर में प्रचलित सूर्य उपासना की धार्मिक भावना और मालवा में प्रचलित शिखर युक्त प्राचीन मंदिरों की वास्तुगत विशेषताओं का भी निरूपण किया गया है। अगला है कि तीसरी शताब्दी में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था? आपको बताना है। तांबे के बर्तनों के लिए, स्वर्ण आभूषणों के लिए, लोहे के यंत्र या उपकरणों के लिए या हाथी दांत के लिए? तो सही उत्तर है, तीसरी शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्र और उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों, वारंगल में जो अगरिया लोग थे बड़ी संख्या में रहते थे। लोहे के यंत्र और उपकरण बनाना अगरिया लोगों का परंपरागत व्यवसाय था। अगला प्रश्न है दोस्तों, योग के आविष्कारक कौन थे? तो आप जानते हैं, महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। यद्यपि भारतीय परंपरा में योग साधना का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। उपनिषद, महाभारत, भगवद गीता, जैन और बौद्ध मतों से योग संबंधी क्रियाओं का विवेचन मिलता है, लेकिन सबसे पहले महर्षि पतंजलि ने सुसंबद्ध दार्शनिक सिद्धांत के रूप में योग का विवेचन किया था, इसलिए इन्हें योग दर्शन का प्रणेता कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मीमांसा के प्रणेता कौन थे? तो ये थे जैमिनी। दोस्तों, मीमांसा दर्शन को दो भागों पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा में बांटा गया है। पूर्व मीमांसा के प्रणेता जैमिनी थे, जबकि उत्तर मीमांसा के प्रणेता बादरायण थे। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। वल्लभाचार्य ये पुष्टि मार्ग से संबंधित थे। रामानुजाचार्य दोस्तों विशिष्टाद्वैत से संबंधित थे। माधवाचार्य द्वैतवाद से संबंधित आचार्य और शंकर अद्वैतवाद से संबंधित रहे हैं। तो 2, 3, 1, 4 कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 2, 3, 1, 4 आप देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, हर्षवर्धन या मिहिर भोज? तो सही उत्तर है नागभट्ट प्रथम ने। दोस्तों, अग्निकुल के राजपूतों का सर्वाधिक प्रसिद्ध वंश प्रतिहार वंश था। गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में इसे गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से जाना जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम 730 से 756 ईस्वी था। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि उसने मलेक्ष शासक की विशाल सेना को नष्ट कर दिया था, जो संभवतः सिंध का अरब शासक था। इस तरह से नागभट्ट ने अरबों के आक्रमण से पश्चिम भारत की रक्षा भी की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सम्राट हर्षवर्धन। देखिए, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहाँ पर? तो उत्तर है कन्नौज और प्रयाग में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अन्य धर्मों की अपेक्षा महायान संप्रदाय बौद्ध धर्म की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धर्म और संप्रदायों के आचार्यों की विशाल सभा बुलवाई। चीनी साक्ष्यों के अनुसार इस सभा में 20 देशों के राजा अपने देशों के प्रसिद्ध ब्राह्मणों, श्रमणों, सैनिकों, राजपुरुषों के साथ उपस्थित हुए। इस सभा की अध्यक्षता वेनसांग ने की थी। साथ ही हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भीतरी स्तंभ लेख। देखिए, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सैदपुर तहसील में भीतरी नामक स्थान से भीतरी स्तंभ लेख मिला है। इसमें हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। और आप जान लीजिए, हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ, जिसमें वे स्कंदगुप्त से
बुरी तरह पराजित हुए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विदेशी यात्री और भारत भ्रमण का वर्ष आपको मिलान करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों देखिए, फाहियान, तो फाहियान का भारत भ्रमण केवल 10 वर्ष 402 से 412, तो यहाँ पर 402 से 412 था। वेनसांग दोस्तों, वेनसांग जो है, वेनसांग का भारत भ्रमण 629 से 645 सही है। इत्सिंग, इत्सिंग का भारत भ्रमण 671 से दोस्तों 695 था, 671 से 695। और अल मसूदी ने 915 से 916 में जो है भारत भ्रमण किया था। तो इसमें से अधिकतर विकल्प आपके मिल नहीं रहे हैं, केवल वेनसांग का जो विकल्प है वो सही मिल रहा है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा गया है, लेकिन केवल एक ही आपका सही सुमेलित हो रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राजवंश और सिक्कों की धातुएं आपको मिलाना है। देखिए, कुषाण स्वर्ण और ताम्र मुद्राएं सही है, गुप्त स्वर्ण और रजत मुद्राएं सही है, सातवाहन स्वर्ण सही नहीं है, कलचिर वंश स्वर्ण रजत और ताम्र। तो देखिए, सातवाहन वंश के शासकों ने दोस्तों आप जान लीजिए कि स्वर्ण सिक्के नहीं चलवाए थे, तो याद कर लीजिए ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों, कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलवाए, यद्यपि भारत में सबसे पहले हिंद यवन शासकों ने स्वर्ण सिक्के चलाए थे। स्वर्ण के अतिरिक्त कुषाणों ने ताम्र और रजत सिक्के भी चलवाए थे। गुप्तों ने स्वर्ण और रजत के, कलचुर शासकों ने स्वर्ण रजत और ताम्र के सिक्के चलवाए। और राम शरण शर्मा के अनुसार सातवाहन शासकों ने स्वर्ण सिक्के नहीं चलवाए थे। सातवाहन शासकों द्वारा दोस्तों चांदी, तांबा, शीशे और पोटीन के सिक्के जारी किए गए थे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी के लिए सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।